Hello everyone. In the UPSC exam, one of the most important topic in the science and technology is new innovation. कोई breakthrough innovation. अगर आप previous year के क्वेश्चन उठा करके देखें तो वहाँ चैट जीपीटी हो, NFTs हो या फिर AI से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर बायोटेक्नोलॉजी में क्रिस्पर Cas9 जैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं. Now what is common between all these topics? क्या एक कॉमन थीम है? They are new innovations. They are breakthrough innovation that has the capacity to change the world. तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक नया इनोवेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे विच इज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, जिसका नाम है प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक. तो इसको हम सिंपलर लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या. तो इससे पहले हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है. ऑलरेडी आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, काफी ज्यादा ये न्यूज में रहता है. तो अभी हम डिस्कस पहले करते हैं कि थोड़ा समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या. ठीक है, अब आप सबने करेंसी यूज किया ही है. करेंसी क्या है? व्हाट इज करेंसी? इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से शुरू हुई, वी नीडेड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो चाहे वो बार्टर सिस्टम हो पहले का, उसके बाद मेटेलिक कॉइन्स आए, फिर फिएट करेंसीज आई, तो धीरे धीरे हमारा जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो करेंसी है, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ. अब हमने देखा कि अब जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 ऐसी चीजें आई, यानी हर चीज अब डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है. चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, सब कुछ डिजिटली अब वो प्रोड्यूस किया जा रहा है. तो यहाँ पे ये भी एक जरूरत महसूस हुई कि हमें जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम हमारी जो इकोनॉमी है, वो भी अब एक डिजिटल फॉर्म में एक आए हमारे लिए. एक वो भी इनोवेशन, एक डिजिटल इनोवेशन इकोनॉमी में भी हो, ट्रांजैक्शन में भी हो. अब इसी के लिए क्रिप्टो करेंसी जैसी इनोवेशन लाई गई. अब क्रिप्टो करेंसी बेसिकली क्या है ये समझते हैं. ये एक करेंसी ही है बट इट इज इन डिजिटल फॉर्म. इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बस. अब आप पूछोगे कि ये आखिर क्रिएट कैसे होता है, आखिर ये काम कैसे करता है ये डिजिटल करेंसी. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकचेन. Now blockchain is another very important and very versatile multi-uses technology. Blockchain का बहुत सारे applications है, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो मेडिकल साइंस में हो, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड्स मैनेज करने में हो. तो ये कोई भी डेटा को अगर आपको मैनेज करना है, अगर आपको सिक्योर रखना है, तो उसके लिए ब्लॉकचेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें ब्लॉक्स होते हैं जो कि चेन्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. लाइक बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं और जो एक दूसरे से चेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं. तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपकी एक कंपनी है, हर दिन कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो आप उसको एक रजिस्टर में मेंटेन करके रख सकते हैं, जहां पे डेट हो, टाइम हो, कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, किन लोगों के बीच हुआ, ये सारे एक कॉलम में आप फिल करते हैं और वो फिर एक सीक्वेंस में आप उसको फिल करते चले जाते हैं. हर ब्लॉक, हर कॉलम, हर रो के अंदर कुछ डेटा होते हैं. उसी तरह से हर ब्लॉक के अंदर कुछ डेटा होता है, नेम ऑफ द पर्सन होता है जिसके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, डेट, टाइम. उसके अलावा और भी चीजें होती है. एक होता है हैश रेट. हैश रेट इज लाइक अ फिंगरप्रिंट, ठीक है, जो कि यूनिक होता है हर सिस्टम का. तो ये ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. अब यहाँ पे इसकी खासियत ये है कि फिजिकल जो लेजर है उसको आप टेम्पर कर सकते हैं, बट इस ब्लॉक को टेम्पर करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप एक ब्लॉक में कोई भी चेंजेस करेंगे तो उसके आगे और पीछे वाले ब्लॉक भी चेंज हो जाते हैं. तो इसी तरह से सारे ब्लॉक्स में चेंजेस हो जाएंगे, जिससे कि ये डिटेक्ट किया जाएगा कि टेम्परिंग हुई है या कोई आपका फेक ट्रांजैक्शन को अप्रूव किया गया है. तो ये जो आपका क्रिप्टो करेंसी है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, DLT जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उस पे काम करती है. अब ये ब्लॉकचेन सी जो ब्लॉक्स होते हैं, ये क्रिएट कैसे किया जाता है? इसका एक प्रोसेस है जिसे माइनिंग कहते हैं. माइनिंग प्रोसेस से क्रिएट किया जाता है इस ब्लॉक्स को. माइनिंग क्या है? एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है. तो बहुत सारे लोग होते हैं नेटवर्क में जिन्हें नोड्स कहते हैं. दे आर कॉल्ड नोड्स. तो ये नोड्स बैठ करके एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो जैसा ही कोई ट्रांजैक्शन अप्रूव करना होता है, तो वो उसके लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, एक पजल सॉल्व करना होता है. तो जैसे ही आप एक पजल सॉल्व करते हो, तो वो ट्रांजैक्शन, एक नया ब्लॉक ऐड हो जाता है आपके नेटवर्क में, और उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है जिसने भी पजल सॉल्व किया. अब बहुत सारे एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी के, लाइक बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिपल है, नेक्स्ट कॉइन है. बहुत सारे अभी आ गए हैं, नए नए कॉइन्स आते रहते हैं कुछ दिनों में. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है आपके क्रिप्टो करेंसी के. अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी ये कंसेंसस मैकेनिज्म पे आपका बेस्ड है. यानी जितने भी पार्टिसिपेंट्स है आपके नेटवर्क में, जितने भी नोड्स है, वो सारे वैलिडेट करते हैं, तब जाके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है. तो यहाँ पे ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस, एक कंसेंसस मैकेनिज्म है. यूजुअली जो करेंसी होता है कंट्री का, वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो या गवर्नमेंट हो. जैसे इंडिया में RBI कंट्रोल करती है, मिंटिंग हो करेंसी या प्रिंटिंग हो, या उसका जो भी कितना क्वांटिटी होना चाहिए, ये सारे RBI डिसाइड करती है. बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस. कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे, और इसमें एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं टू क्रिएट न्यू ब्लॉक्स. ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ ये जो ब्लॉक्स को फॉर्म करने का तरीका है या जो ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने का तरीका है, यहाँ बहुत सारे तरीके होते हैं और यहीं पे आता है हमारा दो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। तो अब हम समझते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, उसके क्या खासियत है, क्या चैलेंजेस है और फिर प्रूफ ऑफ स्टेक क्यों अभी नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रूफ ऑफ वर्क क्या है। तो अभी तक ज्यादातर जो क्रिप्टो करेंसीज थी वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रही थी, अभी भी कर रही है। बिटकॉइन अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क पे ही ऑपरेट कर रहा है। तो प्रूफ ऑफ वर्क में बेसिकली क्या होता है कि हमने देखा कि माइनिंग की जाती है, माइनिंग के थ्रू ब्लॉक्स जनरेट किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। तो अब माइनिंग प्रोसेस में क्या है ना कि माइनिंग प्रोसेस एक बैरियर की तरह काम करता है फॉर एडिंग चेन्स। तो अब अगर आप ये सोचो कि कोई भी अगर ब्लॉक क्रिएट कर पाता है तो क्रिप्टो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप अपने सिंपल से लैपटॉप पे बैठ के एक ब्लॉक क्रिएट कर दे रहे हो या एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, देन एनीवन कैन ऐड अ ब्लॉक एंड अर्न क्रिप्टो करेंसी, तो उससे उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके लिए एक बैरियर क्रिएट करना जरूरी है, एक एंट्री बैरियर। वो एंट्री बैरियर क्या है कि आपको जब ये प्रॉब्लम जो आपको दिया जाता है या जो सॉल्व करते हैं नोड्स, इसके लिए बहुत हाई कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत हाई होता है, उसके कॉस्ट काफी बढ़ जाते हैं। तो ये कोई भी नहीं कर सकता, इसके लिए प्रॉपर सिस्टम्स होने चाहिए, काफी पावरफुल सिस्टम होने चाहिए और कंप्यूटेशनल पावर भी काफी हाई होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी मेजर की तरह का भी काम करता है कि कोई भी बैठ के नहीं कर सकता। इसके लिए यू नीड टू ऑपरेट ऑन हाई एंड डिवाइसेस, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि जैसे ही एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है तो जो भी माइनर्स है उनके अमंग एक कंपटीशन हो जाता है कि जो भी पहले सॉल्व करेगा एक प्रॉब्लम को और इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेगा उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो देयर इज अ कंपटीशन, जो पहले सॉल्व करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये कंपटीशन के कारण क्या होता है कि यहाँ पे वैसे लोग या वैसे कॉर्पोरेशन जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो हाई एंड डिवाइसेस खरीद सकती हैं, वो आपका प्लांट्स सेटल कर सकती हैं फॉर माइनिंग पर्पसेस। तो उनको एक अनफेयर एडवांटेज मिल सकता है। ये हम आगे देखेंगे चैलेंजेस में। तो हम समझे कि यहाँ पे हाई एंड डिवाइसेस की जरूरत है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे एक खासियत क्या है प्रूफ ऑफ वर्क की कि अगर आपको एक मैलिशियस ब्लॉक ऐड करना है, यानी एक फेक ट्रांजैक्शन मान लेते हैं अप्रूव करना है, तो आप अकेले नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव अराउंड 51% ऑफ टोटल कंप्यूटेशनल पावर ऑफ द सिस्टम। तो पूरे चेन का जो कंप्यूटेशनल पावर है उसका अगर आपके पास 51% पावर है तभी आप एक मैलिशियस ब्लॉक ऐड कर सकते हो। तो ये काफी सिक्योर था, बट इसके साथ कुछ इश्यूज था। प्रूफ ऑफ वर्क के साथ क्या इशू है, ये एक कंपटीशन बेस्ड सिस्टम है, कंपटीशन बेस्ड एक आपका ये अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि वैसे लोग जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है वो उनके लिए एक एडवांटेज है, वो ज्यादा मशीन्स लगा सकते हैं, ज्यादा बड़े बड़े प्रोसेसर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर जिनके हाई हैश रेट्स हैं, हैश रेट्स लाइक एफिशिएंसी। एक होता है एसिक्स, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जो बनाए ही जाते हैं माइनिंग वगैरह करने के लिए। तो उनके पास ये सारी चीजों का एक्सेस हो सकता है, तो उनके लिए एक अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। तो जो बिग कंपनीज हैं वो अभी आप न्यूज में देखिएगा कि आइसलैंड जैसी कंट्रीज जहां पे जियोथर्मल एनर्जी है, मंगोलिया जैसी कंट्रीज, यहाँ पे ना बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर रही है कि माइनिंग प्लांट्स लगा रही है, वो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके माइनिंग करेगी। तो इससे क्या होगा कि उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज है और ज्यादा कॉइन वो ऑन करेंगी। और बहुत सारे लोग मिलकर के माइनिंग पूल्स क्रिएट करते हैं, बहुत सारे माइनर्स एक साथ मिलकर के ज्वाइंटली माइन करते हैं, फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिवार्ड्स को। तो इससे प्रॉब्लम क्या है कि आप जो होल आइडिया ऑफ क्रिप्टो करेंसी वाज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, की जो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी, वो कंट्रोल्ड बाय ऑल द पीपल इन द नेटवर्क। बट इस यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो कि ज्यादातर जो नेटवर्क में जो कॉइन्स है उसको वो कंट्रोल करेंगी, ज्यादातर नेटवर्क को का कंट्रोल उनके पास होगा। तो ये वापस से सेंट्रलाइजेशन की तरफ ही मूव करने लगेंगे हम। तो ये एक इशू था प्रूफ ऑफ वर्क के साथ कि जिनके पास ज्यादा रिसोर्स है उनके लिए एक अनफेयर एडवांटेज है उनके पास। दूसरा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूज होता है, क्योंकि बहुत हाई कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, बड़े बड़े आपके माइनिंग पूल्स बनाए जाते हैं, आपके स्टोरेज बड़े बड़े प्रोसेसेस लगाए जाते हैं। अगर आप फिगर में देखें तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है माइनिंग के लिए, काफी ज्यादा एनर्जी का इसमें यूजेज होता है। तो बहुत सारे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जो एनर्जी यूज किया जा रहा है अभी माइनिंग करने में, इट इज मोर देन द एनर्जी यूजेज ऑफ कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड। इन कंट्रीज से भी ज्यादा एनर्जी हम यूज कर रहे हैं माइनिंग में। तो ये इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इसका ये ड्रॉबैक है। तो काफी क्रिटिक इसे प्रूफ ऑफ वेस्ट भी कहते हैं कि इट इज नॉट प्रूफ ऑफ वर्क, इट इज प्रूफ ऑफ वेस्ट, क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी वेस्टेज होता है। तो अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया प्रूफ ऑफ स्टेक। तो अभी रिसेंटली इथेरियम ने ये अनाउंस किया कि दे विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रूफ ऑफ स्टेक भी एक कंसेंसस मैकेनिज्म है। यहाँ पे भी सिमिलरली प्रूफ ऑफ वर्क की जैसे ही यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा बाय अ पर्सन, बाय अ नोड।
बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो कौन सा पर्सन इसे सॉल्व करेगा वो कैसे चूज किया जाएगा। तो वहां पे एक कंपटीशन था, जिसके पास जो जल्दी कंप्यूटेशनल पावर जिसके पास ज्यादा है, जो जल्दी सॉल्व करेगा एक प्रॉब्लम को, उसे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी सॉल्व करने की और फिर अर्न करने का रिवार्ड। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक एल्गोरिदम के थ्रू चूज किया जाएगा कि कौन सा पर्सन जो है वो वैलिडेट करेगा ट्रांजैक्शन को। तो इसलिए यहाँ पे जो माइनर्स हैं उन्हें माइनर्स नहीं, उन्हें वैलिडेटर्स कहा जाता है। और माइनिंग प्रोसेस भी यहाँ यूज नहीं किया जाता है, यहाँ फॉर्जिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वैलिडेटर्स होते हैं, यहाँ माइनर्स नहीं होते, यहाँ कंपटीशन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि एक एल्गोरिदम के बेसिस पे रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा नोड है जो कि नोड यानी जो पर्सन पार्टिसिपेट कर रहा है इस पूरे नेटवर्क में, कौन सा पर्सन है जो कि सॉल्व करेगा इस प्रॉब्लम को, और उसके बदले में उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा आफ्टर सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, आफ्टर अप्रूविंग द ट्रांजैक्शन। उसके बाद उसे एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब यहाँ पे नाम में है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो स्टेक वर्ड का मतलब ये है कि अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एज अ वैलिडेटर, अगर आप बनना चाहते हैं, तो पहले आपको कुछ कॉइन्स स्टेक में लगाने होंगे। तो आप जितना ज्यादा कॉइन्स लगाइएगा, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक स्टेक लगाना पड़ता है, सबसे पहले कुछ कॉइन्स सबमिट करने पड़ते हैं, लाइक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जब आपको ये अलॉट हो जाता है कि यू विल बी द वैलिडेटर नाउ, तो अगर आप वैलिडेट कर देते हो प्रॉपर्ली, ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हो, तो उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है, साथ ही आपने जो स्टेक लगाया था कॉइन, वो भी आपको वापस मिल जाता है। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है कि कोई भी जो है वो एक मलिशियस ट्रांजैक्शन को अप्रूव ना करे, कोई भी फेक ट्रांजैक्शन को अप्रूव ना कर दे, क्योंकि अगर वो करेगा तो उसका जो डिपॉजिट है वो लूज हो जाएगा, और डिपॉजिट इज ऑलवेज हायर देन योर ट्रांजैक्शन रिवॉर्ड। तो इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि मैं गलत ट्रांजैक्शन करूं, क्योंकि उसके बदले में उसका जो डिपॉजिट, उसने जो स्टेक लगाया था, दैट पर्सन विल लूज द स्टेक। तो ये काफी अच्छा आपका सिक्योरिटी फीचर है यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक में। और इसमें एक चीज ये है कि जितने ज्यादा आप स्टेक लगाओगे, जितने ज्यादा कॉइन्स आप डालोगे, उतने चांसेस है आपके सेलेक्ट होने के। अब इसका बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे सिंस कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे एल्गोरिदम सेलेक्ट करेगा खुद से ही, तो लेस पावर कंजप्शन है। जरूरी नहीं कि सारे लोग बैठ करके बड़े बड़े प्रोसेसर्स यूज कर रहे हैं, एक कंपटीशन है कि जल्दी सॉल्व करना है प्रॉब्लम ताकि रिवार्ड मिले। यहाँ वैसा कुछ नहीं है, यहाँ एल्गोरिदम आपको खुद से ही चूज करेगा। तो लेस कंपटीशन, लेस कंप्यूटेशनल नीड्स, तो लेस आपका पावर कंजम्पशन इसके कारण होगा। उसके बाद ये लेस सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक रैंडमनेस है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज है तो यू विल बी अलॉटेड। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे चांसेस है कि आपने अगर ज्यादा स्टेक डाले हैं तो आपके चूज होने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर आप प्रूफ ऑफ वर्क की बात करें तो वो ज्यादा सेंट्रलाइज था। ये भी सेंट्रलाइज, यहाँ पे रिस्क है, बट वो ज्यादा सेंट्रलाइज था, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है वो जितना ज्यादा स्पेंड करेंगी, अगर आप मास लेवल पे स्पेंड करते हो तो आपका कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। अगर आप कम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, अगर आप मास लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी बाय कर रहे हो, तो उसका कॉस्ट भी अपने आप रिड्यूस होने लगता है। तो ज्यादा प्रॉफिट कमाती थी बड़ी कंपनीज प्रूफ ऑफ वर्क में। बट यहाँ पे जो है ये आपका लेस सेंट्रलाइज है, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग पूल्स या माइनिंग प्लांट्स जैसा लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, और ये लेस एक्सपेंसिव भी है, यानी कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। और इसमें आपका जीपीयूज, बड़े बड़े कंप्यूटर एसिक्स लेने की जरूरत कम है। अब यहाँ पे भी बट कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस पहला ये है कि अगर आपके पास मेजॉरिटी स्टेक है, यानी 51% स्टेक है, तो आप ही अप्रूव करोगे ये ट्रांजैक्शन। तो ये ऑल्दो ये काफी ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि अगर हम बिटकॉइन की ही बात करें तो बिटकॉइन का अगर 51% स्टेक की बात करें तो इट इज अराउंड $79 बिलियन, $80 बिलियन। तो ये इट इज इम्प्रैक्टिकल, ऐसा किसी के पास होना इतना, इट्स नॉट पॉसिबल कि इतना ज्यादा स्टेक किसी के पास हो। बट स्टिल एक रिस्क है कि अगर किसी के पास 51% स्टेक अगर कोई लगाता है तो चांस अप्रूवल उसे ही करने का चांस मिलेगा। बट ये इसे 51% अटैक भी कहते हैं, बट इट इज हाईली इम्प्रोबेबल। दूसरा चैलेंज ये है कि यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है, हाउ टू सेलेक्ट द वैलिडेटर्स। तो ऑल्दो देयर इज एन एल्गोरिदम, बट एल्गोरिदम भी कैसे सेलेक्ट करता है वैलिडेटर्स को, ये एक चैलेंज है। क्योंकि एक तरफ आपको जो लोग ज्यादा स्टेक्स लगा रहे हैं उनको भी ध्यान में रखना है कि उनको भी चांसेस मिले, साथ ही एक फेयर गेम भी मेंटेन रखना है कि सबको एक फेयर प्लेटफॉर्म मिले टू पार्टिसिपेट इन द अप्रूवल प्रोसेस। तो ये दो चैलेंजेस है आपका प्रूफ ऑफ स्टेक के। ऑल्दो ये काफी बेटर है प्रूफ ऑफ आपका वर्क से यहाँ, क्योंकि एनर्जी वेस्टेज यहाँ पे कम है और कंपटीशन नहीं है। तो हमने देखा प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, दोनों के अपने फायदे हैं। और क्यों प्रूफ ऑफ स्टेक पे बहुत सारे कॉइन्स, अभी जैसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि आपका शिफ्ट कर रहे हैं आपका प्रूफ ऑफ वर्क पे। जैसे कार्डोना एक कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, वो अब शिफ्ट कर चुका है प्रूफ ऑफ स्टेक पे। इसके अलावा और भी आपके तरीके हैं, लाइक प्रूफ ऑफ अथॉरिटी एक होता है, बट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये दोनों काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं, एंड दिस इज व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो डिफरेंस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी एग्जाम। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।